हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैवी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज जो हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे वो इस लेसन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो हमारी डिग्निटी को, हमारी फ्रीडम को, हमारी इक्वालिटी को शो करते हैं, उनके बारे में आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो टॉपिक है हमारा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स 12 to 35 इसी के अकॉर्डिंग ही हमें वेरियस टाइप के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाया गया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स। These human rights are conferred upon the citizen of India for the constitution tell that these rights are inviolable। तो बेसिकली क्या है कि एक प्रोटेक्शन के बेसिस पे कि हाँ, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, तो हमें हमारी इक्वालिटी के बेसिस पे, लिबर्टी के बेसिस पे वेरियस टाइप के ये फंडामेंटल जो राइट्स है वो प्रोवाइड करवाए गए, जिसके अंदर राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, etc ऑल कम अंडर वन ऑफ द 6 मेन फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली हम आपको टोटल 6 राइट्स मिले हैं। हालांकि स्टार्टिंग में 7 थे, बट प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो वो टोटल 6 ही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों इनके बारे में। अब नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, आखिरकार ये होते क्या है। फंडामेंटल राइट आर द बेसिक ह्यूमन राइट arranged in the constitution of India which are guaranteed to all citizens। तो क्या बात सामने आई कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को इक्वल तरीके से गारंटी के साथ प्रोवाइड करवाता है। यानी कि एक तरीके से अगर कोई हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, तो हमारी जो आवाज है वो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुन सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुनेगा बेसिकली कोर्ट के बेसिस पे, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को। यहां तक क्लियर है? दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन on the basis of race, religion, gender, and significantly fundamental rights are enforceable by the courts subject to certain conditions। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जब भी कवर करो तो ये देख लेना कि इनके ऊपर लिमिटेशन लगी होती है, यानी कि कंडीशन अप्लाई होती है। हम एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, हम इतना ज्यादा भी इंजॉय नहीं कर सकते, कहीं वो चीज ऑफेंसिव या वायलेंस ना हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का आपको जरा ध्यान रखना है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, टोटल 6 है। अगर देखा जाए वो कौन कौन से हैं, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे सेपरेटली, सबके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी के बारे में, देन उसके बाद राइट टू फ्रीडम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे ना सिमिलर है। अगर राइट टू इक्वालिटी नहीं है तो राइट टू फ्रीडम नहीं है, अगर राइट टू फ्रीडम नहीं है तो राइट टू इक्वालिटी नहीं है। उसके अलावा तीसरा जो हम बात करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज के लिए, एंड लास्ट जो है जिसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल का नाम दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था फंडामेंटल राइट्स नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में काउंट किया जाता है। तो ये तो एक ओवरव्यू के बेसिस पे टोटल ये 6 राइट है। अब इनके अंदर आर्टिकल के बेसिस पे एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में है। The right to equality is one of the fundamental right arranged in the Constitution of India। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 के साथ, जिसमें बात की गई है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के जो समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। आर्टिकल 14 treats all people the same in the eyes of the law। This article is described in 2 parts। कौन कौन से? नंबर 1, the state not to deny to any person equality before the law। ऐसा नहीं है कि अमीर को ज्यादा सुनी जाएगी और गरीब की कम सुनी जाएगी, यानी कि कानून की नजर में क्या है, सब एक समान है। इट इज ऑल्सो कमांड्स द स्टेट नॉट टू डिनाई द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। ऐसा भी नहीं है कि जो स्टेट है वो पहले जो अमीर लोग हैं उनको पहले करेगा और गरीब लोगों को बाद में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, नहीं, उसकी नजर में सारे क्या है, बिल्कुल इक्वल है। जब आप
कोड के बारे में सुनते हो तो उसमें एक चीज आपको देखने को मिलती है कि जो तराजू होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, यानी कि उसकी नजर में सब समान है। वो किस बेसिस पे, जज भी किस बेसिस पे अपनी जजमेंट देता है, एविडेंस के बेसिस पे। वो ये नहीं देखता कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मेल है, कोई फीमेल है। वो ये देखता है कि एविडेंस किसके फेवर में सबसे ज्यादा है और उसको ही वो उसके फेवर में दे देता है अपनी वर्डिक्ट। ठीक है, तो ये चीजें होगी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसके अलावा दिस प्रोविजन स्टेट दैट ऑल सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इस वाले में यही बात की जाती है कि जो स्टेट है वो सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा ताकि लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। द लॉ ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट एवरीबडी इक्वली। जो हमारा स्टेट का जो भी लॉ होगा वो सभी को एक इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म करने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 15 में। दिस आर्टिकल सिक्योर्स द सिटीजन फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और ऑफ देम। यानी कि एक तरीके से जो स्टेट है वो किसी भी लोगों के साथ उनके कास्ट को लेकर, सेक्स को लेकर या फिर उनके बर्थ प्लेस को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं होने देगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड only of race, religion, caste, place of birth, sex or any of them be subjected to any liability, disability, restriction or condition with respect to access to the public places, use of tanks, wells, ghats, etc. that are mentioned by the state or that are meant for the general public। यानी कि हर किसी को इन सभी जगहों पे इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप माइनॉरिटी हो या आप ब्लैक हो तो आपको ऐसी जगहों पे जाने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की गई है। दिस आर्टिकल आल्सो मेंशन दैट स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस नॉट विद स्टैंडिंग दिस आर्टिकल। इसके अलावा जो ये जो स्पेशल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है उन्हें इससे थोड़ा भार भी रखा गया क्योंकि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है उनके एक तरीके से आप कह सकते हो उनके ग्रोइंग स्टेज के लिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जब बात नौकरी की आएगी ना तो उन लोगों को स्पेशली फॉर, चाहे वो वुमेन्स हो या फिर कोई पुअर पर्सन हो या फिर कोई बैकवर्ड क्लास का पर्सन क्यों ना हो, उसको इस बेसिस पे जॉब ना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। यानी कि बेसिकली इसमें बात की जा रही है आर्टिकल 16 प्रोवाइड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन स्टेट सर्विस फॉर ऑल सिटीजन। मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि आप ब्लैक हो या आप माइनॉरिटी क्लास से आते हो या फिर आप वुमेन हो, इस वजह से आपको जॉब नहीं दी जा रही, तो ये बिल्कुल गलत है। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस। ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्शन ऑन दिस कैन बी मेड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन द बैकवर्ड क्लासेस। हालांकि यहाँ पे आप जरूर इस चीज पे कमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन के बेसिस पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब बात एम्प्लॉयमेंट की आएगी इक्वल तरीके से लोगों को प्रोवाइड करवाने की, तो यहाँ पे एक्सेप्शन चीज को ऐड किया जाएगा। कैसे ऐड किया जाएगा? रिजर्वेशन के बेसिस पे। स्पेशली जैसे एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं उनको क्या होता है कि स्पेशल छूट दी जाती है ताकि वो कम चीजों में भी उनको एक तरीके से जॉब प्रोवाइड करवा दी जाए। तो अगर कोई जर्नल है तो वो ये सोचेगा अगर उसके 60 है और कोई एससी, एसटी, ओबीसी से उसके 55 है तो उसको जॉब प्रोवाइड कराएगी, जनरल को नहीं, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये डिस्क्रिमिनेटेड है। नहीं, ये एक एक्सेप्शन के तौर पे इसमें एडअप किया गया है। यानी कि इन ग्रुप्स के लोगों को एक तरीके से डेवलपमेंट की ओर ज्यादा ले जाना, यानी कि वो अपनी तरक्की ज्यादा कर सके, जो कि काफी बैकवर्ड माने जाते हैं सोसाइटी के अंदर। क्लियर है? देन उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 70 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास्ट में ये देखने को मिलता है लोगों के साथ अनटचेबिलिटी ज्यादा फेस की जाती थी। आर्टिकल 70 प्रोविजन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड इन ऑल फॉर्म, किसी भी टाइप से। एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफेंस।
उसी तरह अगर हम लास्ट आर्टिकल की बात करें राइट टू इक्वालिटी में, आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आज का जो एरा है वो एक रिपब्लिक है, यानी कि हम एक रिपब्लिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे कोई राजा महाराजा जैसी चीजें नहीं है। सो दैट इज वाई यहाँ पे कोई टाइटल नहीं दिया जाता। द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल्स एक्सेप्ट दोज विच आर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स, यानी कि मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के यहाँ पे हर एक टाइप्स के जो टाइटल है उन्हें एबॉलिश किया गया है। जैसे एकेडमिक में तो जैसे बीए की डिग्री का टाइटल मिलता है, एमए की डिग्री का, हम मतलब वेरियस टाइप की डिग्री का मिलता है। मिलिट्री में भी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। इन्हें छोड़ के बाकी सारे खत्म है। द आर्टिकल आल्सो प्रोहिबिटेड सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट, यानी कि बाहर से मिलने वाला जो टाइटल है एक तरीके से उसे भी मना किया गया है। द आर्टिकल abolishes द टाइटल दैट वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर सच एज राय बहादुर, खान बहादुर, तो इनको भी एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको मिलिट्री वाले केसेस में बताया था, अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मिलिट्री ऑनर्स लाइक अशोक चक्र, परमवीर चक्र डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, यानी ये वाले टाइटल आज भी दिए जाते हैं और जो काफी प्राउड वाली बात होती है, तो इनको एबॉलिश नहीं किया गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया राइट टू इक्वालिटी के बारे में। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो है राइट टू फ्रीडम। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर राइट टू इक्वालिटी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम भी है, क्योंकि फ्रीडम का मतलब ही क्या होता है कि सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करना। अगर इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा तो वो व्यक्ति अपने आप को कैसे एक तरीके से ये मानेगा कि उसे फ्रीडम मिली हुई है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल नंबर 19 टू 22 के बीच में आता है। द राइट टू फ्रीडम गारंटीज फ्रीडम फॉर सिटीजन टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी अमंग अदर थिंग्स, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22 भी दिया गया है। अभी हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 क्या प्रोवाइड कराता है, हमें 6 टाइप्स की फ्रीडम की गारंटी देता है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक खुलकर बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी जो भी हमारे माइंड में है, हम दूसरों को बता सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन या फिर यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप देखते हो ना इतनी सारी है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, मतलब पूरे भारत में आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साथ साथ आप रह भी सकते हो। एंड लास्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, एक जगह से दूसरी जगह आप जाने की जगह, रहने की जगह, इवन आप कोई काम भी कर सकते हो, किसी चीज की रोक टोक नहीं है। ये गारंटी प्रोवाइड करवाई जा रही है राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स के अंदर। उसी तरह आर्टिकल नंबर 20 है कि डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिव, और 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि नो पर्सन शैल बी deprived of the life and personal liberty by the state except as per the procedure established by the law। और 21A जो है वो एक तरीके से न्यूली एडिट किया गया है, जो कि है आर्टिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002, जिसमें बात की गई थी इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14, यानी कि 6 से 14 साल वाले बच्चों को एक तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आर्टिकल नंबर 22 जो कि राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल है, तो इसके अंदर बात की गई है एक तरीके से आर्टिकल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट कहता है एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म as to why he has been arrested. Further, he cannot be denied the right to consult an advocate. यानी कि इसमें यही बात की गई है कि अगर कोई पर्सन को कस्टडी में लिया जाता है तो उसे इस चीज की सूचना देना जरूरी होता है कि उसे कस्टडी में क्यों लिया जा रहा है, और इसके अलावा उसे एक एडवोकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो हेल्प ले सके। एंड सेकंड इसी का पार्ट कहता है द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया गया तो 24 घंटों के अंदर उसे मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश करना कंपलसरी होता है। एंड लास्ट है इसी का थर्ड पार्ट, नो इंडिविजुअल हु हैव बीन अरेस्टेड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन द पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसी भी पर्सन को कस्टडी में दिए हुए टाइम से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं है। तो ये तो थे हमारे टोटल आर्टिकल नंबर 19 टू 22 के बीच के राइट टू फ्रीडम के सारे आर्टिकल्स। उसी तरह अगर हम अपने थर्ड फंडामेंटल राइट्स की बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 है, जिसमें बात की गई है दिस राइट इंपाइल्स द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर. It is also impiles to provision of the children in factory etc. The Constitution prohibits the employment of the children under 14 year in hazardous conditions. तो बेसिकली इसमें बात की जाए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो बेगार होता है या फिर अदर टाइप की जो फोर्स्ड लेबर होती है, इन चीजों के अगेंस्ट बात करते हैं, यानी कि किसी भी पर्सन को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। आर्टिकल नंबर 23 स्पेशली बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि लोगों का व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें खरीदना और बेचना। ठीक है। आर्टिकल नंबर 21, ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड द beggar and other similar form of forced labor are prohibited, and any contravention of the provision shall be offense punishable in accordance with the law. और उसी तरह जो आर्टिकल नंबर 24 है वो कहता है कि no child below the age of the 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment, यानी कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी अदर टाइप की hazardous employment नहीं कर सकता। ये एक तरीके से इलीगल हो गया क्योंकि इसमें बच्चों का एक्सप्लॉइट होता है और उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। तो बेटर जो उनकी प्लेस है वो होता है स्कूल। तो इसलिए आर्टिकल 21 ए के अंदर यही तो बात की गई है। आर्टिकल नंबर 1 ए क्या कहता है, 6 से लेकर 14 ईयर तक के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना ताकि वो चाइल्ड लेबर का शिकार ना बन सके। उसी तरह अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो इसमें आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच क्या क्या बातें की गई है। आर्टिकल नंबर 25 कहता है गारंटी द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन टू ऑल द सिटीजन। और उसी तरीके से 26 कहता है मैनेज रिलीजियस अफेयर, जिसके अंदर द राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट्स, और इसके अलावा द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर in the matter of religion and the right to acquire the immovable and movable property, and last the right to administer such property according to the law। यानी एक प्रॉपर तरीके से रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जा रही है। और 27 कहता है कि एक तरीके से अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, यहाँ पे डोनेट करते हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। और साथ ही आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि फ्रीडम as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution, यानी कि कोई भी जो भी religious place है तो वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या फिर वहां पे वर्शिप को भी ओपन किया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और इसके अलावा दिस आर्टिकल परमिट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट आर मेंटेन्ड बाय रिलीजियस ग्रुप टू डिसेमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक तरीके से परमिट्स देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो कि रिलीजियस ग्रुप के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं, तो वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे फंडामेंटल 4th। और 5th की अगर बात की जाए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। हमारे देश के अंदर SC ST OBC जो है वो माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं। दिस प्रोवाइड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट द राइट टू कंजर्व द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो ये एक तरीके से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, फिर चाहे उनका कल्चर हो, लैंग्वेज हो या फिर उनका स्क्रिप्ट क्यों ना हो। और इसके अलावा द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय it all those that receive aid from it is to any person based on the race, religion, caste, language or any of them। यानी कि जो स्टेट है वो एक तरीके से डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को उनके रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने में। और साथ ही ऑल रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, यानी कि जितने भी ये माइनॉरिटीज है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइसेस के बेसिस पर। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 30 है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल 5th है जिसके अंदर 29 एंड 30 आते हैं। और इसी में आर्टिकल नंबर
30 का सेकंड पार्ट है, द स्टेट शैल नॉट व्हेन ग्रांटेड एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। यानी कि जो स्टेट है वो किसी भी माइनॉरिटी को इस बेसिस पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ओपन करने के लिए मना नहीं कर सकता, मेंटेन करने के लिए मना नहीं कर सकता कि वो लो कैटेगरी में आते हैं। तो उसकी भी प्रोटेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने सोल एंड हार्ट का नाम दिया था। तो इसमें बेसिकली बात की गई है जितने भी हमारे ये फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। किसके थ्रू? हमारे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। यानी कि अगर कोई भी इनको एक तरीके से अनफेयर करता है हमारे इन फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से इसकी अपील कर सकता है। और इसके अंदर एक रिट जारी की जाती है। रिट क्या होता है? रिट आर रिटन ऑर्डर इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन फ्रॉम अ वायलेंस। तो एक तरीके से ये एक रिटन ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इशू किया गया है, जिसके अंदर यही बात की गई है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कोई इनको वायलेंट ना करे, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जारी किया गया। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी बताया गया रिट्स को लेकर। इंडिया के अंदर 1950 से पहले क्या होता था, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, इन्हीं को पावर दी गई थी रिट जारी करने की। और आर्टिकल नंबर 226 कहता है एम्पावर ऑल द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू इशू द रिट्स। तो ये भी है। एंड लास्ट है कि रिट्स ऑफ इंडिया आर बोरो फ्रॉम द इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज द प्रेरोगेटिव रिट्स। तो इसके नाम से इंग्लिश में से कहा जाता है जो हमने अंग्रेजों से लिए। ठीक है, तो ये रिट्स के बारे में होगा। तो ये थे बच्चों आपके ओवरऑल 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम इस लेसन के 4th पार्ट में इस लेसन को कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।